अच्छा जी, IFRS 15 के अंदर हमने जो 5 उसके स्टेप्स जो हमने देखने थे रिकग्निशन तक, वो हम लोगों ने देख लिए। सबसे पहले हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या चीज़, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट की जो कंसीडरेशन है वो क्या चीज़ है, जिसको हम लोग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कह सकते हैं अलग से। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या चीज़ है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या है, उसके बाद एलोकेशन ऑफ प्राइस आपके पास क्या है, और लास्ट में फिर हमने देखा था रिकग्निशन कि रिकग्निशन आपने कब कब करनी है। उसकी एक दो एग्जांपल्स भी हमने देख ली थी, ICAP की भी, ICAP का पास पेपर भी हमने देख लिया था, और IFRS की एग्जांपल्स भी हमने देख ली थी। अब हमारे पास आखिरी अदर एस्पेक्ट्स हैं कि इन 5 चीज़ों के अलावा 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक समझ लीजिए कि इनसे एसोसिएटेड ही हैं। IFRS 15 के अंदर 3 पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट की हम लोग बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाना है, यानी कि एसेट का हिस्सा बनाना है, या फिर आपने इसको एक्सपेंस्ड आउट करना है। एक चीज़, एक टर्म आप लोगों ने पहले भी बार बार सुनी होगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ अर्निंग अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए आप कुछ ना कुछ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट लगाते लगाते। मिसाल के तौर पर जैसे हम इसकी एग्जांपल इस तरह से दे सकते हैं कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए एक टेंडर, एक ऑफ़र करवाया गया। टेंडर समझते हैं, पता कि नहीं पता टेंडर का? जी, इश्तिहार आता है कि जी फ़लाँ काम हमने करवाना है, इसके बारे में हमें ऑफर्स दें कि आप कितने बजट में हमारा काम कर देंगे। तो डिफरेंट जो है वो लोग, डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं वो अपना बजट बनाती हैं और कहते हैं कि सर हम आपका काम 1 लाख में कर देंगे, कुछ कहते हैं हम आपका काम 2 लाख में कर देंगे, कुछ कहते हैं हम आपका काम 95,000 में कर देंगे। जो सबसे कम बजट पे आपका काम कर सकता है, आप वो टेंडर उसको दे देते हैं। ठीक है, मतलब आपकी जो ऑफ़र होती है, फॉर एग्जांपल जैसे हुकूमत ने कोई पुल बनवाना है, कोई रोड बनवाना है, तो रोड के लिए हुकूमत क्या करेगी, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करके उनको एक टेंडर अपना देगी कि भाई हमने ये रोड बनवाना है, तो बताइए कितने पैसे में बना के देंगे। तो फिर जो कम से कम बोली लगाता है कि जी मैं इतने पैसे में आपको रोड बना दूंगा, तो हुकूमत उसको सारा कुछ जो है वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, आपने अक्सर मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा कि जी कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए तो मेरी दुनिया बदल जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बस टेंडर ओपन होने वाला है, मैं टेंडर का वेट कर रहा हूँ। सुना क्या नहीं सुना मूवीज़ के अंदर? कभी भी नहीं सुना? वेरी गुड। चलो अब आइंदा के बाद कभी गौर करना, मूवीज़ के अंदर ये लाजमी बात होती है। बिज़नेस, मुख्तलिफ मूवीज़ हैं आपके पास, जो भी बिज़नेस से रेलिवेंट जब भी कोई सीन आएगा तो उसके अंदर ये लाजमी कहेंगे कि जी बस कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए, मेरी दुनिया बदल जाएगी। वो फ़लाँ मैंने टेंडर चोरी कर लिया था, मेरा ये कर लिया था, वो कर लिया था। मुख्तलिफ उसमें पॉइंट्स हैं। तो कोई भी आप बॉलीवुड की कोई भी मूवी उठा के देख लें, बॉलीवुड की कोई भी आप मूवी उठा के देख लें जिसमें बिज़नेस के रेलेवेंट थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। इंडियन ड्रामों में भी, मूवीज़ में भी, हर जगह पे। इंडियन वाले तो उनके पास बिज़नेस को दिखाने के लिए और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि जी बस मैं टेंडर का वेट कर रहा हूँ। वो 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी, देखी कि नहीं देखी? 3 इडियट आमिर खान की। उसमें वो जो जब कहता है, जो उसका रणछोड़ का जो असल जो रणछोड़ है, उसका फादर की डेथ हो जाती है, तो कहता है जी बस मैं टेंडर के खुलने का वेट करता रहा। पापा जी मुझे कहते रहे कि जी हरिद्वार ले चलो, हरिद्वार ले चलो, लेकिन मैं टेंडर के खुलने का वेट करता रहा। वो जो टेंडर की बात कर रहा था ना, मैं उस टेंडर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब टेंडर को हासिल करने के लिए लेट सपोज आप एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रैवल करके गए। ठीक है, वहाँ पे आपने टेंडर अपना पेश करने के लिए आपने गवर्नमेंट को कोई फ़ीस भी देनी होती है थोड़ी बहुत, वो आपने गवर्नमेंट की फ़ीस भी पे की। गॉट इट? अब ये 2 कॉस्ट इस तरह की हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट जो आप टेंडर को हासिल करने के लिए वहाँ पे मीटिंग में आप गए, उसके अलावा आपने जो फ़ीस पे की टेंडर को हासिल करने के लिए। ये 2 कॉस्ट ऐसी हैं कि इन कॉस्ट को अगर आप टेंडर हासिल ना करते, कॉन्ट्रैक्ट आपको ना मिलता, तो ये कॉस्ट आपको ना बियर करनी पड़ती। आपने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना था, इसी वजह से आपको ये कॉस्ट क्या करनी पड़ी है, बियर करनी पड़ी। समझे बात को? अच्छा, अब आप अपने मुलाजिमीन को, जिस मुलाजिम को आपने भेजा है, आप उस मुलाजिम को सैलरी भी देते हैं। समझ रहे बात को? अब वो जो सैलरी आप उस मुलाजिम को दे रहे हैं, आप बेशक उसको भेजें या कहीं ना भेजें, आपको सैलरी देनी पड़ेगी।
बिल्कुल आपको देनी पड़ेगी। उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिकली आपको सैलरी नहीं देनी पड़ रही। तो यहाँ पे दो कॉस्ट का मैंने तज़किरा किया। एक कॉस्ट ऐसी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, और एक कॉस्ट ऐसी है जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और बाकी जो है वो आपके पास अदर कॉस्ट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट और अदर कॉस्ट के बारे में हमें स्टैंडर्ड का कहता है। अच्छा जी, स्टैंडर्ड हमें कहता है कि जनाब एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज एज एन एसेट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर इफ द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रिकवर दोज कॉस्ट। अगर एंटिटी को लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए उसने इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगाई है, वो कॉस्ट वो अपनी चीज़ को बेच के रिकवर कर लेगी। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास टेंडर हमने कहा था, जो आपने ट्रैवलिंग कॉस्ट आपने बियर की, लेट सपोज वो थी 50,000 रुपये। उसके बाद जनाब आपने जो फ़ी पे की थी वो थी तकरीबन 10,000 रुपये टेंडर की फ़ी। टोटल आपके पास कितनी कॉस्ट हो गई? 60,000 रुपये। ये कौन सी कॉस्ट है? जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, अब इस कॉस्ट को अगर तो आप कहते हैं कि जी मेरा वैसे जो टेंडर मैंने देना था, वैसे जो मेरा टेंडर मैंने देना था वो मैंने देना था तकरीबन कोई 60,000 रुपये का या 70,000 रुपये का। ओके, अब क्योंकि ये वाली कॉस्ट भी है इसमें शामिल, तो मैं इसको भी शामिल करके 60,000 रुपये करके मैं अपने टेंडर कितने का पेश कर देता हूँ? मैं अपना टेंडर पेश कर देता हूँ 1,30,000 रुपये का। अब अगर एंटिटी अपनी इस कॉस्ट को अपने टेंडर में यानी कि अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल करके अपने एसेट का हिस्सा बना के रिकवर कर सकती है, तो लॉ कहता है, स्टैंडर्ड कहता है कि आप इस कॉस्ट को क्या कर लो? आप इस कॉस्ट को एसेट का हिस्सा बना लो। कौन सा एसेट? जो एसेट आप कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बेचोगे। हमने क्या कहा था? IFRS 15 हमें क्या कहता है कि गुड्स एंड सर्विसेज आपके लिए क्या है? एसेट है। बेशक आप उसको एक लम्हे के लिए भी इस्तेमाल क्यों ना कर रहे हो। समझे बात को? तो जो भी मैं सर्विसेज दूंगा, मैं रोड बनाऊंगा, मैं पुल बनाऊंगा, उसमें मैं क्या कहूँगा कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 1,30,000 रुपये। क्यों? क्योंकि इसमें 60,000 रुपये मैंने ये जो फ़ी पे की है, जो ट्रैवलिंग कॉस्ट मैंने लगाई है, वो मैंने यहाँ पे शामिल किया। और अगर मैं इसको अपने पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता, इसको मैं कहता हूँ कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपये का ही टेंडर मैंने पास किया, और बाकी ये जो 60,000 रुपये हैं इनको मैं कहता हूँ कि ये मेरा चलो खर्चा हो गया, ये खर्चा करना ही करना था मैंने, इसको मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनाया। तो इसके बारे में फिर हमें क्या बताया जाता है, देखो आगे। अच्छा, पहले इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जी। द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉस्ट दैट एन एंटिटी इंकर्स टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द customer that it would not have incurred if the contract had not been obtained. For example, sales commission। ठीक है, सेल्स कमीशन वगैरह भी, कि कमीशन आपको कब पे करनी पड़ेगी? जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। कमीशन जब कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं मिलता तो आपको कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट सैलरी, इट्स अबाउट कमीशन। अच्छा जी, तो कहता है जी कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वुड हैव बीन इंकर्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑब्टेन्ड शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इंकर्ड unless those costs are explicitly chargeable to the customer regardless of whether of the contract is obtained। कहता है जी अगर आप इसको कस्टमर को चार्ज कर देते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना देते हैं, तो इसको क्या मान लो? एसेट मान लो। अदरवाइज इसको क्या मानो? अपना एक्सपेंस मानो। ठीक है, अगर आप इसको अपने एसेट का हिस्सा नहीं बनाते, अगर आप इसको कस्टमर को चार्ज नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनाते, तो इसको क्या कर दो? इसको एक्सपेंस आउट कर दो। इसके बाद फिर आगे कहता है जनाब, आगे बड़ी मज़े की बात आपको बीइंग अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हुए जनाब वो आपको कहता है जी एज अ प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट एन एंटिटी में रिकॉग्नाइज द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एज एन एक्सपेंस व्हेन इंकर्ड इफ द अमोर्टाइजेशन पीरियड ऑफ द एसेट दैट द एंटिटी अदरवाइज वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड इज 1 ईयर और लेस। कहता है जी अगर तो ये जो अमोर्टाइज जो आपने करना है, फॉर एग्जांपल ओवर द पीरियड आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है और आपने इसको अमोर्टाइज करना है, और उसका अरसा दराज जो है वो अमोर्टाइज का जो टाइम है, टेन्योर जो है वो 1 साल या उससे कम का है, तो फिर आप इसको एक्सपेंस ही मान लो, फिर इसको आप एसेट ना मानो। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपने ये काम जो करना था, ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ये सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था,
तो कहता है फिर आप इसको एसेट ना बनाओ, सिंपली इसको क्या कर लो, इसको अपना एक्सपेंस बना लो। जी बेशक आप इसको कस्टमर को चार्ज करते हो, ठीक है। अब नीचे एक एग्जांपल दी है जनाब, बड़ी मजे की एग्जांपल है, प्लीज देखिएगा जरा। कहता है जनाब एन एंटिटी प्रोवाइडर ऑफ कंसल्टिंग सर्विसेज विन आ कम्पिटिटिव बिड टू प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विस। अब यहाँ पे भी बिडिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे टेंडर वगैरह की बात कर रही है, जब मैं टेंडर की बात कर रहा हूँ ना, ये वही बात कर रहा है यहाँ पे। तो प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विसेज टू अ न्यू कस्टमर, द एंटिटी इंकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा कौन कौन सी कॉस्ट जनाब कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करने में उनकी कौन कौन सी कॉस्ट लगी है। सबसे पहले कहता है जी एक्सटर्नल लीगल फीस फॉर ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस के लिए मतलब एक चीज़ को हासिल करने के लिए आपकी जो एक्सटर्नल लीगल फ़ी है वो जनाब 15,000 रुपये। ट्रैवल कॉस्ट टू डिलीवर प्रपोजल देने के लिए आपकी जो ट्रैवल कॉस्ट लगी थी वो तकरीबन 25,000 रुपये है। कमीशंस टू सेल्स एम्प्लॉयज़ को कमीशन दिया जो आपने यानी कि ज़ाहिर बात है कॉन्ट्रैक्ट आपको विन आपने किया था तो कमीशन भी आपको देनी पड़ेगी, वो तकरीबन 10,000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए जो आपने इंकर की है दैट इज़ 50,000। अब यहाँ पे कहता है जी द एंटिटी ऑल्सो पेड डिस्क्रिशनरी एनुअल बोनस ऑफ ₹1 लाख टू सेल सुपरवाइजर बेस्ड ऑन द एनुअल सेल्स टारगेट्स, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एवेल्यूएशंस। कहते हैं जी और अपने वो एम्प्लॉयज़ को क्या करता है 1 लाख रुपये का परफॉर्मेंस बोनस भी उसने प्रोवाइड कर दिया। अब कहता है जी डिस्कस विच ऑफ द अबव कॉस्ट मे बी रिकग्नाइज्ड एज एन एसेट इन अकॉर्डेंस विद द IFRS 15 विद रीजनिंग। अच्छा जी अब यहाँ पे कहता है जी आपने बताना है कि इसमें कौन कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो कि आप अपने एसेट का हिस्सा बनाएंगे। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फीस की और ट्रैवलिंग कॉस्ट की। जी तो ये एक्सटर्नल फीस ड्यू डिलिजेंस के लिए है, ये कॉन्ट्रैक्ट वो ये वाला सीन नहीं है, ये वाली फीस नहीं है, ये ड्यू डिलिजेंस के लिए है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है कि अपने आप को अपना जो अपना नॉलेज है उसको अपडेट रखने के लिए, अपने आप को बताने के लिए कि सर आई एम कैपेबल टू डू दैट थिंग, ठीक है। ये ड्यू डिलिजेंस के लिए आपने लीगल एक्सपेंस आपने इंकर किया और ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी वो प्रपोजल देने के लिए लगी, ठीक है। अच्छा ये ऐसी कॉस्ट है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, ये आपने इंकर करनी ही करनी, ओके। अच्छा इसमें एक सेल्स कमीशन है, सेल्स कमीशन आपको तभी देना पड़ेगा जब आप क्या करोगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो आपको सेल्स कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। और बोनस भी रिगार्डलेस ऑफ कि जनाब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला या नहीं मिला, आपको फिर भी बोनस जो है वो देना पड़ना था, ठीक है। तो इसमें 2 कॉस्ट एक कॉस्ट ऐसी है जो कि आपका एसेट का मेरा ख्याल है हिस्सा बननी चाहिए, बाकी हम देख लेते हैं। बोनस क्यों देना मिलेगा? बोनस तो उसने खुद ही बताया ना आपको क्वेश्चन के अंदर। जी उसकी सेल्स टारगेट के ऊपर, उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। वो सुपरवाइजर्स को हम बोनस दे रहे हैं कि हमने कहा जी आपने बड़ा अच्छा सुपरवाइज किया, ये बोनस हमारी तरफ से ले, मतलब मैनेजर्स को बोनस मिल रहे हैं ये वाले, ये वो ऑपरेटिंग कोर को नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे बेस नहीं कर रहा। अच्छा जी तो यहाँ पे कहता है जी द एक्सटर्नल लीगल फीस एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट वुड हैव बीन इंकर्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑब्टेन्ड, देयरफॉर दीज कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस व्हेन इंकर्ड अनलेस दे आर विद इन द स्कोप ऑफ अनदर स्टैंडर्ड इन विच केस द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ दैट स्टैंडर्ड अप्लाई। मतलब कि जब तक कि हम इसको कस्टमर को चार्ज ना कर दें, जब तक हम इसको कस्टमर को चार्ज ना कर दें तब तक हम इसको क्या मानेंगे, अपना एक्सपेंस मान लेंगे। अगर हम कस्टमर को चार्ज करते हैं तो फिर तो हम इसको एसेट अपना मान लेंगे। लेकिन ये 2 कॉस्ट इस तरह की हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है मिल भी सकता था, इनको इंकर करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी मिलता था, ठीक है। तो इस वजह से इन 2 कॉस्ट को मैं क्या मानूंगा, मैं अपना एक्सपेंस मानूंगा जब तक कि मैं इसको कंसिडर ना कर लूँ कि किधर अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या कस्टमर को मैं चार्ज ना कर दूँ, ठीक है। समझ आ गई बात की। अच्छा दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है जी आपके पास द कमीशन टू द सेल्स। अच्छा अब ये जो कमीशन मैं सेल्स एम्प्लॉयज को दे रहा हूँ, मैं कमीशन क्यों दूंगा भाई, कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है इस वजह से कमीशन दे रहा हूँ। अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता तो क्या इनको मैं कमीशन देता, बिल्कुल भी इनको मैं कमीशन ना देता। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं अपने एसेट का हिस्सा बना लूँगा। देखिए
द कमीशन टू सेल्स एम्प्लॉइज आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट फॉर ₹10,000 बिकॉज द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रिकवर दोज कॉस्ट थ्रू फ्यूचर फीस ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज। ठीक है, क्योंकि उसने कहा जी कमीशन है, कमीशन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, अगर कॉन्ट्रैक्ट जीत मिलेगा तो ये इंकर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो इंकर नहीं होगा, लिहाजा इस तरह की कॉस्ट को मैं क्या करता हूँ, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना लिया करता हूँ, अपने एसेट का हिस्सा बना लिया करता हूँ, बाद में मैं इसको कस्टमर से रिकवर भी कर लूँगा। अच्छा जी, इसके बाद तीसरी चीज़ थी हमारे पास बोनसेस की हम लोग बात कर रहे थे। तो बोनस आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंस बेस, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस बेस पे आपके सुपरवाइजर को मिला है, तो इसका ताल्लुक कोई इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ नहीं है। द बोनस पे टू द सेल्स सुपरवाइजर आर नॉट इंक्रीमेंटल टू ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, द बोनसेस आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू आइडेंटिफाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड शैल बी चार्ज एज एन एक्सपेंस। क्लियर? यहाँ तक कि मसले मसाइल बेटा, यहाँ तक कि प्रॉब्लम। तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट जो है वो उसमें आपने उसको एक्सपेंस बनाना है, आपने उसको एसेट बनाना है, तो ये हमें अदर एस्पेक्ट्स का पहले पॉइंट ने बता दिया। अच्छा जी, अब हमने इसको अपने रिपोर्टिंग पीरियड पे प्रेजेंट कैसे करना है बेटा। 3 तरीके हैं हमारे पास प्रेजेंट करने के हमारे IFRS 15 के कॉन्ट्रैक्ट को। या तो वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बनेगी, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट बनेगा, या फिर वो रिसीवेबल बनेगा। ठीक है, हमने 3 तरीके से प्रेजेंट करना है, या तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, या तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट, और तीसरा कौन सा तरीक़ाकार है, रिसीवेबल्स का। आम भाषा में बता देता हूँ, फिर स्टैंडर्ड की हम लोग देख लेते हैं। देखिए बेटा, आपने सिंपली क्या किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कस्टमर ने आपको पहले पैसे दे दिए, आपने अभी तक उसको गुड्स या सर्विसेज नहीं दी, कस्टमर ने आपको पहले पैसे दे दिए, आपके लिए वो क्या बन गया, लायबिलिटी। रिपोर्टिंग पीरियड के एंड तक आपने किसी किस्म का कोई भी अभी तक अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं दी, तो आप इसको क्या बना लोगे, आप इसको कैसे प्रेजेंट करोगे, आप कहोगे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है ये। समझे बात को? अच्छा, अब हम आते हैं रिसीवेबल की तरफ। रिसीवेबल में क्या जनाब, आपने चीज़ प्रोवाइड कर दी, चीज़ आपने जब प्रोवाइड कर दी, अभी तक कस्टमर ने आपको पैसे नहीं दिए, कस्टमर ने ये कहा कि भाई ऐसा है कि मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन ये आपने चीज़ जो मुझे दी है इसको पहले मैं चेक करूंगा, इसको देखूंगा, उसके बाद मैं आपको पैसे दूंगा। अब आपने अपनी परफॉर्मेंस दे दी है, अभी आपने पैसे रिसीव करने हैं, तो आपके लिए वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल बन जाएगा। ठीक है, और जब वो टेन्योर ख़त्म हो जाएगा और अब आपको कस्टमर कहता है कि ठीक है भाई मुझे थोड़ा सा टाइम दो, 1 हफ्ते का टाइम दो, 1 हफ्ते के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के चांसेस नहीं है, यहाँ पे चीज़ रिटर्न होने के चांसेस नहीं है, यहाँ पे जस्ट सिंपल सा एक टाइम पीरियड है। ठीक है, पहले क्या था, कस्टमर ने क्या कहा था कि मैं देखूंगा, इसको इस्तेमाल करूंगा, इस्तेमाल करने के बाद अगर मुझे ठीक लगा तो मैं पेमेंट करूंगा, अगर ना लगा तो चीज़ वापस कर दूंगा। अब यहाँ पे चीज़ को रिटर्न होने का खतरा था, ठीक है, कि हो सकता है चीज़ हमें वापस मिल जाती। अब यहाँ पे क्या है, तीसरी सिचुएशन में, खाली रिसीवेबल की सिचुएशन में, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं बनेगा, वो खाली रिसीवेबल आएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल की जगह पे खाली रिसीवेबल की सिचुएशन में आएगा कि जब कस्टमर चीज़ आपको रिटर्न नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका बिल्कुल फाइनल हो चुका है, अब कस्टमर ने आपसे टाइम लिया है कि सर मुझे थोड़ा सा टाइम दें, 1 हफ्ते का टाइम दें, 1 महीने का टाइम दें, आपको मैं क्या कर दूंगा, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो आप यहाँ पे सिंपल क्या लिखोगे, आप रिसीवेबल लिखोगे, आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल नहीं लिखोगे। 3 चीज़ें दोबारा आपको मैं बता रहा हूँ। एक है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, उस सिचुएशन में क्या होता है कि पार्टी ने आपको क्या कर दिया है, कस्टमर ने आपको एडवांस पेमेंट कर दी है, अभी आपने कस्टमर को अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं दिया। ठीक है, आप इसको रिपोर्टिंग एंड पे क्या लिखोगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। दूसरी सिचुएशन कौन सी है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट की। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल। कॉन्ट्रैक्ट एसेट के आप इस तरह से लिखोगे कि आपने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दे दी है, ठीक है, डाउट है कि चीज़ आपको क्या हो सकती है, वापस मिल सकती है, कस्टमर ने क्या किया है, रिटर्न चीज़ों को रिटेन किया हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि चीज़ें वो आपको रिटर्न हो जाए, तो आप इसको क्या मानोगे, आप इसको मानोगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट है आपका, वो एसेट आपको रिटर्न भी हो सकता है, एसेट आपका बिक भी सकता है। और अल्टीमेटली जब वो ये डर ख़त्म हो जाए कि चीज़ आपको रिटर्न हो जाएगी, जस्ट एंटिटी ने आपसे आप कस्टमर ने आपसे थोड़ा सा टाइम मांगा है पेमेंट के लिए, तो अब आप उस सिचुएशन में वही एसेट को क्या कंसिडर कर लोगे, रिसीवेबल मान लो। जी बिल्कुल 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 ऐसे ही। तो जैसे आपने पहले
पीछे आप एंट्रीज पास करते रहे वही एंट्रीज है, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब एक दफ़ा स्टैंडर्ड की हम लोग लैंग्वेज देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड में क्या कहते हैं। कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आपने कब लिखना है अपने कॉन्ट्रैक्ट को, इफ़ अ कस्टमर पेज कंसिडरेशन और एन एंटिटी हैज़ अ राइट टू एन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दैट इज़ अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का यहाँ पे मतलब क्या है जी कि आपको पेमेंट मिल चुकी है, ठीक है, रिसीवेबल आपके पास अमाउंट बन चुकी है और आपने या तो कस्टमर ने आपको पैसे दे दिए या कस्टमर ने कहा भाई साहब ये पैसे समझ लीजिए कि आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमें प्रोवाइड कर दीजिए। अब आपको कंफर्म हो चुका है अनकंडीशनल आपको पैसे आपको मिल चुके हैं या मिल सकते हैं, मिलने वाले हैं आपको पैसे, और अभी तक आपने क्या किया, देखिए जी बिफोर द एंटिटी ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर, कि अभी तक आपने गुड्स एंड सर्विसेज दिए नहीं है, पहले पैसे आपको मिल चुके हैं, अनकंडीशनल, याद रखिएगा। इसके बाद जनाब द एंटिटी शैल प्रेजेंट द कॉन्ट्रैक्ट एज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी व्हेन द पेमेंट इज मेड और द पेमेंट इज ड्यू विच एवर इज अर्लियर। जब आपको पेमेंट मिल जाए या आपको रिसीवेबल हो जाए, आपने उसी टाइम उसको क्या कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आपने एज रिकॉर्ड कर लेनी। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल का यहाँ पे मतलब ये कि कंफर्मेशन है कि आपको पैसे मिल जाएंगे थोड़ी देर में, ओके। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एसेट आपने कब बनाना जी, कहता है जी इफ एन एंटिटी परफॉर्म्स बाय ट्रांसफरिंग गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर बिफोर द कस्टमर पेज कंसिडरेशन, कि कस्टमर की पेमेंट करने से पहले आपने गुड्स और सर्विसेज क्या कर दी, आपने ट्रांसफर कर दी, और बिफोर पेमेंट इज ड्यू द एंटिटी शैल प्रेजेंट द कॉन्ट्रैक्ट एज कॉन्ट्रैक्ट एसेट एक्सक्लूडिंग एनी अमाउंट प्रेजेंटेड एज अ रिसीवेबल। कहता है जी जो आप रिसीवेबल आपकी अमाउंट होगी उसको माइनस, उसको अलग कर देना, उसको माइनस करवा देना, बाकी को आप क्या मान लो, आप अपना इसको एसेट मान लो। अच्छा जी, रिसीवेबल को आपने कब लिखना है जी, कहते हैं जी आ रिसीवेबल इज एन एंटिटीज राइट टू कंसिडरेशन दैट इज अनकंडीशनल। Our right to consideration is unconditional if only the passage of time is required before payment of the consideration is due। कि जब सिर्फ और सिर्फ टाइम का मसला हो, कि टाइम कस्टमर ने आपसे टाइम मांगा हो पेमेंट करने के लिए, तो उस टाइम आप इसको क्या मान लोगे, ये अनकंडीशनल पेमेंट है। अनकंडीशनल का सिंपल सा यहाँ पे मतलब क्या है जी, कंफर्म्ड पेमेंट है, ठीक है। अब आपका एसेट वापस आपको रिटर्न नहीं होने वाला, आपको पेमेंट मिलनी ही मिलनी है, ओके। लेकिन कस्टमर ने आपसे क्या मांगा, आपसे टाइम मांग लिया थोड़ा सा, कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे, 1 महीने का टाइम दें, तो वो टाइम टेन्योर आप जब तक गुजरेगा आप उसको क्या मान लोगे, तब तक आप इसको रिसीवेबल मान लोगे, ओके जी। कहता जी आ कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज रिक्लासिफाइज एज अ रिसीवेबल व्हेन द सप्लायर राइट टू कंसिडरेशन बिकम्स अनकंडीशनल। तो वो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि कस्टमर ने कहा कि भाई साहब मैं 10 दिन तक इसका हो सकता है मैं आपको पे बैक कर दूं, आपको रिटर्न कर दूं अगर मुझे कोई मसला नज़र आया 10 दिन तक। अब 10 दिन का जो टाइम है उसमें हम इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट। 10 दिन के बाद अब टाइम एक्सपायर हो गया रिटर्न का, अब वो कहता है जी मैं आपको आने वाले 1 महीने में पेमेंट कर दूंगा। अब आपकी पेमेंट क्या हो चुकी है, अनकंडीशनल हो चुकी है। अब आप उसी कॉन्ट्रैक्ट एसेट को क्या मान लोगे, रिसीवेबल मान लोगे। समझ आई बात की? इसका मतलब ये है कि अगर उसमें से कुछ, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी मैंने आपसे कुछ 5-6 चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है, उसमें से वो कहता है कि जी एक चीज़ तो कंफर्म है, बाकी जो 4 चीज़ें हैं ना, 5 में से बाकी जो 4 चीज़ें हैं वो 10 दिन की एक्सपायरी के ऊपर मैं आपको देखूंगा। तो वो जो एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है जिसकी पेमेंट, कि आपको पेमेंट मिल जाएगी, आप उसको माइनस करके बाकियों को आप अपने एसेट मान लें। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट एसेट को कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल, यहाँ पे IFRS 15 अलाउज द अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन में बी यूज इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एसेट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में बी प्रेजेंटेड एट एडवांस फ्रॉम कस्टमर और अनअर्न्ड रेवेन्यू। तो ये वाले नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 36। इसमें 2 सिचुएशन वो जनाब आपको बना के दिखा रहा है। कहता जी ऑन 1 जनवरी 2018 एक्स लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी टू वाई लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ ₹1000। 1000 रुपये के लिए प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी क्या करेगा, वो उसको बेचेगा। प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी आर टू बी डिलीवर्ड ऑन 28 फरवरी एंड 31 मार्च रिस्पेक्टिवली। प्रोडक्ट ए उसने कब डिलीवर करनी है, 28 फरवरी को, और प्रोडक्ट बी उसने डिलीवर करनी है 31 मार्च को। कंट्रोल ट्रांसफर्स विद द डिलीवरी, कि जनाब जैसे वो डिलीवरी करेगा तो उसी टाइम क्या हो जाएंगे, कंट्रोल्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। द प्रोमिसेस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी आर आइडेंटिफाइबल एज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो ₹400 इज एलोकेटेड टू प्रोडक्ट ए एंड ₹600 टू प्रोडक्ट बी।
उनकी जनाब स्टैंड अलोन प्राइस उसने बता दी है कि 600-400 रुपये प्रोडक्ट ए के लिए और 600 रुपये प्रोडक्ट बी के लिए। तो डिफरेंट आपके पास जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो हम इनको डिफरेंट डेट पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे कहते हैं सिचुएशन 1 आपके पास क्या है जी, एक्स लिमिटेड हैज़ अनकंडीशनल राइट टू पेमेंट ऑन डिलीवरी फॉर ऑफ ईच प्रोडक्ट सेपरेटली। उसके पास क्या है जी, अनकंडीशनल राइट है। अब यानी कि कंफर्म है कि उसको पैसे मिलने ही मिलने हैं, तो आप इसको क्या मान लोगे, रिसीवेबल मान लोगे। आप क्या लिखोगे, आप एंट्री कुछ इस तरह से पास करोगे कि रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कहाँ से, प्रोडक्ट ए से। रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू प्रोडक्ट ए का क्रेडिट कौन सी डेट को, 28 को, 28/2 को। कितने से, 400 रुपये से। और 31/3 को उसी तरह से रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट कहां से, रेवेन्यू बी से, कितने का, 600 रुपये का। ये आप इस तरह से एंट्री, यानी कि इसको, क्योंकि पेमेंट क्या है, अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल का मतलब क्या, कंफर्म है कि आपके पेमेंट आपको मिल जानी है। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप जिस डेट पे डिलीवरी करोगे उसी डेट पे आपको पेमेंट उसकी मिल जाएगी। कंडीशन 2 क्या जी, पेमेंट फॉर द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट ए इज कंडीशनल ऑन द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बी। कहते जनाब आपको पेमेंट तो मिलेगी प्रोडक्ट ए की, लेकिन कब मिलेगी, कंडीशनल है कि प्रोडक्ट बी जब डिलीवर करोगे उस टाइम आपको मिलेगी। अब यहाँ पे क्या बन गई, कंडीशन बन गई। अब कंडीशन का मतलब क्या हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट वापस मिल जाए अगर आप बी की डिलीवरी ना दे सको, तो इसको क्या मान लोगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट मान लोगे। ठीक है जी, इसको क्या मान लोगे आप, अपना कॉन्ट्रैक्ट एसेट मान लोगे। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है ये कंडीशन, ए के लिए, बी के लिए किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट को क्या करोगे, डेबिट करोगे, और क्रेडिट किसको करोगे, प्रोडक्ट ए को आप क्रेडिट करोगे ना, क्योंकि आपने डिलीवरी किसकी की है, आपने डिलीवरी की है प्रोडक्ट ए की, ये वाली। यहाँ पे आपने रिसीवेबल की बजाय सिंपली क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट आपने बनाना है, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट टू रेवेन्यू कहाँ से, ए से, कितने का, 400 रुपये का। अभी आपको पेमेंट मिली नहीं है, ये अनकंडीशनल नहीं है, ये कंडीशनल है। किस डेट पे, 28 को। अब 31/3 को क्या हुआ, अब आपने क्या किया जी, सिंपली आपने बी को डिलीवर कर दिया। अब बी को अनकंडीशनल थी, उस पर किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं थी, आप इसको क्या लिखोगे, रिसीवेबल और रेवेन्यू फ्रॉम बी क्रेडिट कर दोगे। अब इसमें आप एक और चीज क्रेडिट करोगे, क्योंकि जो एसेट था आपने इसको रिसीवेबल बनाना था। ठीक है, तो चाहो तो इसको अलग से इसकी एंट्री पास कर दो, रिसीवेबल डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट कर दो, चाहे तो इसी में इसको पास कर दो, जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट कर दो, कितने से, ये 400 से, ये 600 से, और रिसीवेबल कितने से डेबिट हो जाएगा, 1000 से। ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू बी का क्रेडिट कितने से, 600 से। अब आपका यही कॉन्ट्रैक्ट एसेट, क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, यही कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या बन जाएगा, रिसीवेबल बन जाएगा। इसी डेट पे आप क्या लिखोगे, रिसीवेबल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट एसेट आपका क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 400 रुपये से। आप दो अलग अलग एंट्रीज भी पास कर सकते हो, आप इसकी एक ही एंट्री भी पास कर सकते हो। अल्टीमेटली रिसीवेबल ने डेबिट ही होना है। हाँ जी बेटा, समझ आइए बात, यहाँ तक के मसले मसाइल, यहाँ तक की प्रॉब्लम, ऑल ओके। अच्छा जी, अब इसके बाद सेकंड जरा एग्जांपल देख लीजिए। तीसरा पॉइंट तो खैर आज नहीं पढ़ा जाएगा, सोचा तो था कि आज इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन जान नहीं छोड़ रहा। इसकी सेकंड एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 37 देख लीजिए। ऑन 1 जनवरी 2019 एन एंटिटी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर ऑन 31 मार्च 2019। द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द कस्टमर टू पे कंसिडरेशन ऑफ ₹1000 इन एडवांस। अब इस दफ़ा क्या हुआ, कस्टमर ने पे करना है एडवांस में, कितना, 1000 रुपये ऑन 31 जनवरी 2019, बट द कस्टमर पेज द कंसिडरेशन ऑन 1 मार्च 2019।
लेकिन कस्टमर ने क्या कर दिया, 31 मार्च 2019 को कंसिडरेशन उसने पे की। अच्छा जी, अब यहाँ पे जनाब हम कहते हैं कि सिचुएशन 1, कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिलेबल। कॉन्ट्रैक्ट आपके पास क्या है, देखिए उसने सिंपली आपको ये उसने एग्जांपल दिया कि ये